सो आज का डिस्कशन होगा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड सर्टेन MCQs। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 क्लास 10 एंड क्लास 12। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्योरी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ डिमांड? डिमांड का मतलब समझते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी वी मीन द डिज़ायर बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर। मतलब कि कोई भी डिमांड कब होता है? जब डिज़ायर होता है उस कमोडिटी के लिए प्लस परचेसिंग पावर भी हो, दोनों होना चाहिए। अगर उसमें से एक है देन इट इज़ नॉट कॉल्ड एज डिमांड। समझ लो एक पर्सन है, वो अपने ऑफिस जा रहा था, रास्ते में उसको एक शोरूम दिखा, कार का शोरूम। उसको मन तो है, ही हैज़ द डिज़ायर टू परचेज दैट कार, बट उसके पास उतना पैसा नहीं है। दैट मीन्स ही डज़ नॉट हैव द परचेसिंग पावर कि वो खरीद पाए। तो इस केस में क्या डिमांड है? नहीं, इस केस में डिमांड नहीं है। ठीक है। सिमिलरली आप एक दवाई के शॉप में गए अपनी मम्मी के लिए मेडिसिन लाने। ठीक है, समझ लो आपकी मम्मी का थोड़ा हेडेक हो रहा है तो मेडिसिन लाने गए। वहाँ आपको एक नॉर्मल सा फेस वॉश दिखा हिमालय का। आपके पास पैसा तो है बट वो फेस वॉश खरीदने का डिज़ायर नहीं है। तो ये क्या डिमांड है? नो, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिमांड। ओके, समझ में आया? अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स हैं एक डिमांड को जो चेंज करता है, जो इम्पैक्ट करता है? नंबर 1 इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो, प्राइस अगर चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होगा, राइट? मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड उस कमोडिटी का घटता है, राइट? क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो गया। पहले समझ लो एक एप्पल का दाम जहाँ 1 एप्पल का दाम 20 रुपीज़ था, अब क्या हुआ? उस एप्पल का दाम 40 हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग जो 2 खरीदते थे वो अब 1 खरीदना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज उतने ही दाम का हम एक ही खरीद सकते हैं, राइट? सो ये हुआ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इनकम कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को? देखो, इनकम अगर बढ़ता है किसी भी कंज्यूमर का तो जनरली क्या होता है? फॉर नॉर्मल गुड्स परचेसिंग पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। इन पर्सन का कमोडिटी खरीदने का परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, सो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। दिस इज़ ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब जैसे कि इन्फीरियर गुड्स है उसका एक्सेप्शंस है। ठीक है, उसको हम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या आता है? फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द सेकेंड इज सब्सटीट्यूट गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले लेते हैं पेट्रोल और पेट्रोल से चलने वाले कार। ठीक है, समझ लो पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? कार का डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, राइट? सो यहाँ ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप when the price of the complementary goods and the quantity demanded of the commodity। मतलब कि पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स क्या होगा? मतलब पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल जैसे कि कार क्या होगा? घट जाएगा, राइट? क्योंकि लोग सोचेंगे नहीं पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा है, इससे अच्छा तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लूँ। सो इन दैट केस देयर इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। ठीक है, जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड से कार। ठीक है, ये कार प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से पेट्रोल है, ये क्वांटिटी डिमांडेड से कार ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज पेट्रोल, दिस इज कार। ओके, सो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स में देखो, समझ लो प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा?
बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जो लोग पहले टी पिया करते थे अब क्या करेंगे, वो लोग कॉफ़ी पियेंगे, बिकॉज टी का दाम बढ़ गया है। सब लोग सोचते हैं ठीक है टी का दाम बढ़ गया तो कॉफ़ी पी लेते हैं, एक ही टाइप का सेटिस्फैक्शन देता है, राइट। दे आर सब्सटीट्यूट गुड्स। सो इन दैट केस जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ओके। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स से टी एंड क्वांटिटी डिमांडेड से कॉफ़ी, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसीलिए क्या होता है, कर्व जो बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर में देखो, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पहले था, पहले लोग खरीदा करते थे क्योंकि इट वॉज इन फेवर ऑफ सच कमोडिटी। लेकिन अभी भले आपको 500 में क्यों ना मिल जाए लेकिन आप नहीं खरीदोगे, क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न नहीं है इन फेवर ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी, भले आपको कम से कम दाम में क्यों ना मिल जाए, ठीक है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न जो है वो डिटरमाइन करता है डिमांड कितना होगा उस कमोडिटी का, राइट। इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न मूव्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी then demand increases, okay. The next point is price expectation। अब price expectation कैसे होता है, देखो एग्जाम्पल गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मम्मीज़ क्या खरीदती है, गोल्ड खरीदती है। जब हम लोग एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले टाइम में गोल्ड का भाव क्या होगा, बढ़ेगा, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग डिमांड बढ़ा देते हैं गोल्ड का, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं, राइट। सो व्हेन द एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस विल इंक्रीज इन नियर फ्यूचर देन द डिमांड विल इंक्रीज, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सो ये क्या है, देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब जो डिमांड कर्व होगा इंडिविजुअल का वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का ऑपोजिट रिलेशन है, राइट। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है, हमारा जो डिमांड है वो घट जाता है, ओके। इसीलिए इनका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वाई? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक डिमांड शेड्यूल के थ्रू, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ये, ID मीन्स इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सो व्हेन द प्राइस ऑफ टी पर kg इज 60, द इंडिविजुअल डिमांड इज 6। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस टू 50, द इंडिविजुअल डिमांड इज 15। जब 40 हो रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड कितना हो रहा है, 24, 30, 32 इंडिविजुअल डिमांड, ओके। अब इसको हम जब कर्व में बनाएंगे तो इस तरीके से कर्व बनेगा। व्हेन द प्राइस इज 60, द इंडिविजुअल डिमांड इज 6, ओके। व्हेन द प्राइस इज 50, द इंडिविजुअल डिमांड इज 15। व्हेन द प्राइस इज 40, इंडिविजुअल डिमांड इज 24, एंड व्हेन द प्राइस इज 30, इंडिविजुअल डिमांड इज 32। इसको, इस डिमांड शेड्यूल को मैंने एक डिमांड कर्व में कन्वर्ट किया है, ओके। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अगर कभी आपका एग्जाम्स में आया, व्हाट इज दिस, इट इज़ एन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो अब डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। इसमें हम लोग मानते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, ओके। नाउ इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम समझें। अब क्या समझेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। देखो मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज़ द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ओके। समेशन होता है, समझ लो इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व है, ये इंडिविजुअल बी का डिमांड कर्व है, तो मार्केट डिमांड कर्व DM ऐसे हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये समझ लो ए है, ये B है, ठीक है। व्हेन द प्राइस इज P0, तो इंडिविजुअल डिमांड कितना था, Q0, राइट, ऑफ इंडिविजुअल A का। व्हेन द प्राइस इज P0, उसी प्राइस में इंडिविजुअल B का डिमांड कितना था, Q1। तब
मार्केट डिमांड कितना हो जाएगा एट प्राइस 0, P0 में देखो मार्केट डिमांड हो जाएगा QM। ओके, समझ लो Q0 10 था, Q1 20 है, तो मार्केट डिमांड टोटल हो जाएगा राइट 30। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो क्या है, थोड़ा सा स्टीप है राइट, स्टीप स्लोपिंग है। क्यों? और मार्केट डिमांड कर्व क्या है, देखो थोड़ा और स्टीप कम है, ये कम स्टीप है। क्यों है? बिकॉज जब हम लोग ऐड ऑन करेंगे ना इंडिविजुअल डिमांड को, तब जाके मार्केट डिमांड आता है। सो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है इस केस में इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा स्पेस लेता है राइट, इंक्रीज हो जाता है ऐड ऑन करने से, इसीलिए इसका कर्व थोड़ा और इस ऐसे रहता है, ना कि स्टीप रहता है। देखो ये तो ज़्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है ना। सो दिस इज़ द रीज़न, जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड भी घट जा रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो। ओके, सो एट प्राइस P इंडिविजुअल डिमांड Q0 Q1 इक्वल टू, ये दोनों को सम अप करेंगे तब मार्केट डिमांड आएगा। ओके, एट प्राइस P1, जब प्राइस P1 है तो इंडिविजुअल Q0 स्लैश Q1 स्लैश इक्वल टू, दोनों को सम अप करके मार्केट डिमांड आ जाएगा QM। ओके, QM स्लैश। ओके, ये देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल देखो, जब प्राइस 60 था तो इंडिविजुअल A का 10 था क्वांटिटी डिमांडेड, B का 20 था, C का 40 था, तो मार्केट डिमांड कितना हुआ, ऐड ऑन किए हम तो 70 आया। ठीक है, फिर जब प्राइस 50 हो गया, मतलब क्या हुआ, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो A का बढ़ा 15, B का 25, C का 50, तो टोटल क्या होगा, मार्केट डिमांड 90। इस तरीके से सब हम लोग मार्केट डिमांड डिराइव करते हैं राइट। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को ये भी समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड का मानना है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ लो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो डिमांड क्या होगा, नीचे होगा। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो डिमांड क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, एजम्पशन क्या लेते हैं, दैट अदर फैक्टर्स में जैसे कि प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में क्या आएगा, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये कांस्टेंट रहेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड विद इन अ रीजन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, पैटर्न ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फैक्टर्स है ये सारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इस एजम्पशंस को हम लोग बोलते हैं, अब एजम्पशन पूछेगा अगर एमसीक्यू में, इसे क्या बोलते हैं। सो ये एजम्पशन की बाकी फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं सेटेरस पेरिबस एजम्पशन। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड एज सेटेरस पेरिबस एजम्पशन। इसका मतलब क्या है, प्राइस को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। फर्स्ट वन इज इनकम इफेक्ट। सो व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज, समझ लो एक कोमोडिटी है एप्पल, उसका प्राइस पहले 20 था 1 एप्पल का, अभी क्या हुआ 10 हो गया। तो अब क्या हुआ, कंज्यूमर पहले 20 में एक एप्पल लिया करता था, अब वो उसी 20 रुपीज़ में 2 एप्पल ले सकता है। इसका मतलब क्या है, दैट द कंज्यूमर का परचेसिंग पावर क्या हुआ है, बढ़ गया है ना। दैट मीन्स रियल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड, इरेस्पेक्टिव कि उसका जो एक्चुअल इनकम है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। पहले भी 30,000 था, अभी भी 30,000 है, बट फिर भी उसका परचेसिंग पावर, उसका रियल इनकम बढ़ा। ओके, क्यों बढ़ा, क्योंकि प्राइस कम हो गया। ठीक है, प्राइस कम हुआ इसीलिए उसका रियल इनकम बढ़ा, इसीलिए परचेसिंग पावर बढ़ा, और इसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया राइट। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। मतलब प्राइस अगर घटता है
तो उसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर का परचेसिंग पावर या फिर रियल इनकम जो होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो डिमांड है वो भी बढ़ जाता है। दैट मीन्स देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इसीलिए इसी कारण से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। द नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है, देखो समझ लो दो कमोडिटी है जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। सो प्राइस ऑफ टी पहले 20 था, कॉफ़ी का भी प्राइस 20 है। तो क्या हुआ, प्राइस जो है टी का घट के 10 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ हो गया, हम लोग को पता है कि हाँ डिमांड क्या होता है, घटने से प्राइस बढ़ जाता है, ये तो पता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कि जो कॉफ़ी लोग पीते थे, जो भी कंज्यूमर्स पहले कॉफ़ी पीते थे, वो अब क्या करेंगे, वो लोग टी पीना शुरू करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टू टी सिंस द प्राइस ऑफ टी हैज़ डिक्रीज्ड। प्राइस क्या हुआ है, टी का घट गया है, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी पीने वाले कंज्यूमर थे वो अब टी पिएंगे। ये जो चीज़ है, ये जो अट्रैक्शन है कि कॉफ़ी पीने वाले जो कंज्यूमर है वो अब टी पी रहे हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसको बोलते हैं, इसका मतलब कि पहले मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी जो कि एक कंज्यूमर डिराइव करता है फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। से एप्पल, एक कमोडिटी एक्स्ट्रा खाने से जो मेरा एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा है हमको, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया? अल्फ्रेड मार्शल, ओके, एमसीक्यू में आ सकता है। इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ दैट कमोडिटी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, गिरते जाता है, घटते जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पुचका के स्टॉल में गई, ठीक है, 20 का पुचका मैंने बोला कि मेरे को खाना है। तो जब मैं फर्स्ट पुचका खाऊंगी तो मेरे को जो यूटिलिटी मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा। फिर जब दूसरा खाऊंगी तो मेरा थोड़ा घटेगा, थोड़ा यूटिलिटी कम होगा। समझ लो पहले यूटिलिटी जो मिलता था वो 100 का था, 100 यूटिलिटी मिल रहा, यूटिल्स, ओके। फिर सेकेंड हो गया 80, फिर और थर्ड पुचका जब मैं खाई तो मेरा 70 हो गया। ऐसे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे मैं और कंज्यूम करते जा रही हूँ मेरा यूटिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घट रहा है। दो मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, बट मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन, एक्स्ट्रा पुचका खाने से, एडिशनल पुचका खाने से जो मेरा यूटिलिटी हो रहा है वो घट रहा है, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिटेल में जाकर समझेंगे, अभी नॉर्मल वे में समझते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी कब होता है? कोई भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी हो, ठीक है। सो जब प्राइस अगर घट जा रहा है, समझ लो प्राइस कम हो गया, पुचका का प्राइस पहले 20 में 6 मिलता था, अब 10 में 6 मिल रहा है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ का हो गया, तब अब क्या होगा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो क्या था, पहले समझ लो 20 का हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता था, ठीक है, 20 रुपीज़ का मार्जिनल यूटिलिटी मिलता था। अब क्या हुआ, प्राइस घट गया है, 10 हो गया है। 20 रुपीज़ का पहले हम खाते थे तो हमको 20 मार्जिनल यूटिलिटी भी मिलता था, ठीक है। अब प्राइस क्या हुआ, घट गया है। प्राइस घटने की वजह से क्या हुआ, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ गया, राइट, क्योंकि प्राइस तो अब 20 से 10 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। सो कंज्यूमर को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट, अट्रैक्ट करेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएं, क्योंकि प्राइस घट गया है और मेरा मार्जिनल यूटिलिटी उसके हिसाब से एज़ कम्पेयर टू द प्राइस बढ़ गया है। तो कंज्यूमर और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा, राइट, उस कमोडिटी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेगा।
इसीलिए इसी कारण की वजह से जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दैट मीन्स प्राइस बढ़ने से मेरा या फिर प्राइस घटने से मेरा क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, या फिर प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है। ओके, समझ में आया? नाउ वी विल डिस्कस सर्टेन MCQs। ओके, सो आप लोग को समझना है MCQs। व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ MCQ फॉर माइक्रो इकोनॉमिक सेमेस्टर 1। फर्स्ट वन इज डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम। डिमांड कर्व जो होता है स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ बताओ? राइट टू लेफ्ट, नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट टू राइट, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा बताओ? डिमांड कर्व कैसे डिराइव करता है? लेफ्ट टू राइट, राइट? द आंसर विल बी सी, लेफ्ट टू राइट। सेकेंड इज द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग। तो डिमांड कर्व जो स्लोप करता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, क्यों? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, यू हैव टू आंसर इट। नंबर ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बी इनकम इफेक्ट, सी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। सो आंसर क्या होगा? हमने अभी पढ़ा था दैट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आता है, इनकम इफेक्ट भी आता है, एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी आता है ना? दीज आर द रीजन्स फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नंबर 3, डिमांड कर्व ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ। तो डिमांड कर्व जो बनाया जाता है किस बेसिस में बनाया जाता है बताओ? डिमांड शेड्यूल के बेसिस में, बी सप्लाई शेड्यूल के बेसिस में, सी प्राइस शेड्यूल के बेसिस में, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो आंसर विल बी डिमांड शेड्यूल के बेसिस में, है ना? डिमांड कर्व जो हमने अभी डिराइव किया है वो कैसे डिराइव किया है? फ्रॉम डिमांड शेड्यूल से डिराइव किया है, राइट? डिमांड कर्व हैज़, डिमांड कर्व का कैसा स्लोप होता है? ए नेगेटिव स्लोप, बी पॉजिटिव स्लोप, सी ज़ीरो स्लोप, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो आंसर क्या होगा? नेगेटिव स्लोप मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप मतलब अपवर्ड स्लोपिंग। आंसर क्या होगा बताओ? नेगेटिव स्लोप, राइट? पॉइंट नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस डिमांड। कौन सा इसमें से एक है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है डिमांड को? ए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, या फिर डी लोकेशन ऑफ द बिजनेस। कौन सा इसमें से है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है डिमांड को? बताओ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? घट जाता है, मतलब प्राइस इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम बढ़ने से क्या होता है? डिमांड भी बढ़ जाता है, राइट? तो इनकम भी इफेक्ट करता है डिमांड। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी इफेक्ट करता है कंज्यूमर के डिमांड को। दैट मीन्स आंसर विल बी लोकेशन ऑफ द बिजनेस। देखो लोकेशन ऑफ द बिजनेस कैसे इफेक्ट करेगा डिमांड, ठीक है? वो इफेक्ट नहीं करता है डिमांड। सो आंसर विल बी डी। when a price of a product decreases, then जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का कम होता है तब क्या होता है? उस केस में प्राइस घटता है तो क्या होता है? ए रियल इनकम डिक्रीजेज, रियल इनकम क्या घटता है? बी रियल इनकम इंक्रीजेज, सी रियल इनकम और परचेसिंग पावर डिक्रीजेज, या फिर डी नन ऑफ दीज। बताओ रियल इनकम क्या होता है? जब प्राइस कमोडिटी का घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो रियल इनकम क्या होता है? कम हो जाता है? नहीं, रियल इनकम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, राइट? रियल इनकम इंक्रीजेज, है ना? हम लोग एक की जगह दो खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। देखो पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा उसका इक्वेशन? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर बी चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, या फिर सी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, या फिर डी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी। व्हाट विल बी द आंसर? बताओ, इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ प्राइस पी था, फिर क्या हुआ?
P1 हो गया, राइट। तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, Q1 हो गया, राइट। सो चेंज इन प्राइस कितना हुआ, देखो ये पोर्शन हुआ ना, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, ये पोर्शन हुआ। दैट मीन्स ये पोर्शन है, ये है, ये क्या है, ये एक डिमांड कर्व है। अगर हम और चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, यहाँ से लेंगे फिर और एक आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसको जोड़कर एक डिमांड कर्व फॉर्म होता है, लेकिन ये भी एक डिमांड कर्व है। सो आंसर विल बी चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। सी स्लोप जो है चेंज इन प्राइस है वर्टिकल एक्सिस में, और चेंज इन क्वांटिटी है एक्स एक्सिस में, हॉराइजेंटल एक्सिस में। सो दिस विल बी द आंसर। सो आंसर क्या होगा, ए, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 9, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस इन डैश डायरेक्शन एज द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट। मतलब कमोडिटी का डिमांड जो है चेंज होता है इन दी सेम डायरेक्शन एज द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट। मतलब अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट से कॉफ़ी का दाम अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर टी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। बढ़ जाएगा। अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ रहा है तो उसका जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, ओके। द नेक्स्ट इज बाय एडिंग अप द डिमांड शेड्यूल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वी गेट। सब डिमांड कर्व को ऐड करने से हम लोग को क्या मिलता है, सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड करने से व्हाट वी गेट, ए डिमांड कर्व, बी डिमांड शेड्यूल, सी मार्केट डिमांड शेड्यूल, या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो देखो सारे डिमांड शेड्यूल को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा बताओ, मार्केट डिमांड शेड्यूल मिलता है, राइट। हमने पढ़ा है, अब आगे भी पढ़ा है ना। देखो सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ऐड करने से वी गेट मार्केट डिमांड, राइट। आया समझ में। द लास्ट इज 11th, फॉर द पर्पस ऑफ डिमांड एनालिसिस इकोनॉमिक यूनिट इज। तो डिमांड एनालिसिस के लिए इकोनॉमिक यूनिट क्या होगा, हाउस होल्ड होगा, इंडिविजुअल होगा, फर्म होगा, सोसाइटी होगा। आंसर विल बी हाउस होल्ड। ये देखो हाउस होल्ड क्यों होगा, बिकॉज इकोनॉमिक टर्म जो है वो डिराइव है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब हाउस होल्ड होता है, ठीक है, ये हाउस होल्ड के लिए है। सो डिमांड एनालिसिस में इकोनॉमिक यूनिट जो होता है वो हाउस होल्ड होता है, ठीक है।